अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे चैनल उर्दू सेंटर्स नॉवल में खुशामदीद। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में नॉवल एक दहशतनाक नॉवल काले घाट वाली की एपिसोड नंबर 6। मुझे पड़ोस की एक लड़की ने मुखातिब करके कहा, भाईजान आप कैसे हैं? उस लड़की का नाम फजीला था और वो रुखसाना की दोस्त थी। अक्सर आती रहती थी और मैं उसे भी छोटी बहन का दर्जा ही देता था। अचानक ही उस वक्त उसे देखकर एक ख्याल मेरे दिल में आया, वो ये कि अगर इस मर्तबा भी तरशोली मुझसे किसी खूबसूरत लड़की के जिस्म की फरमाइश करे तो क्यों ना मैं फजीला उसे दिखा दूँ, वो लाजमी तौर पर उसे पसंद करेगी। फजीला ने मुझे देखते हुए कहा, भाईजान आपने मुझे ट्यूशन पढ़ाने का वादा किया था ना एक दिन, वो वादा पूरा करें। मेरे दिल पर चोट सी लगी। वो वादा रुखसाना की ज़िंदगी में ही किया गया था। मैं सोच में डूब गया तो वो बोली, आप मुझे पढ़ा दिया करें, मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाऊंगी। मैं उस भोली भाली लड़की की सूरत देखने लगा। दिल में जो ख्याल आया उस पर खुद को शर्म आने लगी। ठीक है, कल शाम से आ जाना। मैं जब अपने कमरे में दाखिल हुआ तो मैंने नौरीन को देखा जो आराम से मेरे बिस्तर पर लेटी हुई थी। अरे अरे, तुम यहाँ कहाँ से आ गई? आपको क्या, आपने तो स्कूल आना भी छोड़ दिया है और ना ही कभी हमारे घर आने की कोशिश की। न जाने किन किन चक्करों में पड़े हुए हो। अच्छा जनाब, तो अब ये तंजिया बातें होंगी, लेकिन आपका तो आने का इरादा नहीं था। आपने बुलाया तो मैं चली आई। मैंने कब बुलाया? मुझे पता है आपने जो बातें की थी उनका मतलब क्या है। नहीं नौरीन, तुम यकीन करो, इन दिनों में जिस कदर खौफज़दा हूँ तुम सोच भी नहीं सकती। वो क्यों? मेरे घर में तुम्हारी ज़िंदगी ख़तरे में है नौरीन। डरा रहे हैं मुझे बिला वजह। आखिर अब आप क्यों नहीं चाहते कि मैं यहाँ आऊँ? पहले तो आप मेरे यहाँ आने के लिए तड़पते थे। मैं अब भी तुम्हारे यहाँ आने के लिए तड़पता हूँ, मगर यहाँ तुम्हारी ज़िंदगी ख़तरे में है। फजूल बातें हैं सब, मैं नहीं मानती। तुम्हें इस बात का इल्म है कि मैं अब एक आसेबज़दा शख्स की हैसियत रखता हूँ? मैं इन बातों को नहीं मानती। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, आपकी वालिदा मोहतरमा क्या कह रही थी? बताओ। कह रही थी कि नौरीन तुम मुझे इतनी प्यारी लगती हो कि दिल चाहता है कि, ये कहकर उन्होंने मेरे माथे को चूम लिया और फिर आहिस्ता से कहने लगी, अगर ज़िंदगी ने वफा की तो मैं तुम्हें अपनी बहू बनाऊंगी। ओहो अच्छा, तो फिर तुमने क्या जवाब दिया? कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। वो हंसने लगी। अचानक मुझे तरशोली का ख्याल आया जो फ़िज़ाओं में मंडलाने और नौरीन का जिस्म हासिल करने के लिए आज़ाद हो चुकी थी। उसने जो कुछ कहा था वो बड़ा ख़तरनाक था। नौरीन मेरी शक्ल देख रही थी। काश तुम्हारी ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं होता नौरीन। मैं सोचने लगा कि इसे तरशोली के बारे में बताऊं या ना बताऊं, लेकिन फिर मैंने खामोशी ही इख्तियार कर ली। नौरीन मेरे साथ काफ़ी बातें करती रही। मैं खामोशी से उसकी बातें सुनता रहा। दूसरे दिन नौरीन चली गई। मैंने उसे बहुत सी दुआएं दी। फिर मैं दूसरे कामों में मसरूफ़ हो गया और इत्तेफाक की बात यह है कि यूं ही बेख्याली के आलम में मैं मैदान की जानिब जा निकला। मुझे झोंपड़ियों के पास बहुत से लोग नज़र आए। पता चला बूढ़ी अम्मा के कफन दफन की तैयारियां की जा रही हैं। पुलिस के चंद अफराद भी मौजूद थे। झोंपड़ी वालों ने चंदा वगैरह करके बूढ़ी अम्मा के कफन दफन की तैयारियां की। एक पुलिस वाला मेरे पास आ गया। उसने मुझे ऑफिसर दुर्राब के साथ बात करते हुए देखा था। सलाम दुआ के बाद उसने कहा, तुम्हें पता चल गया होगा, ये बूढ़ी औरत कोई मामूली औरत नहीं थी, बल्कि किसी गैर मुल्की तंजीम की एजेंट के तौर पर काम कर रही थी। झोंपड़ी से लाखों की तादाद में गैर मुल्की करेंसी हासिल हुई है और एक आध वायरलेस सेट भी। मगर ये क्या बात है? वो तो खैर, मैं उसको कुछ कहते कहते रुक गया। अच्छा ये बताएं कि उस लड़की का क्या हाल है जिसका तकिए के ज़रिए सांस रोकने की कोशिश की थी? ठीक है वो, लेकिन उसने अपनी झोंपड़ी में वापस आने से इनकार कर दिया है। वो कह रही है कि जहाँ के लोग मेरी जान के दुश्मन हो मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। मगर लड़की के माँ बाप तो यहीं रहते हैं ना? हाँ, लेकिन उसके बावजूद वो वहाँ नहीं जा रही। खैर थोड़ी देर रुकने के बाद मैं वहाँ से वापस आ गया। वक्त गुजरता रहा। शादी की तैयारियाँ तेज़ी से जारी थीं। नौरीन इस दौरान हमारे घर आ जाती थी, अम्मी का हाथ बटाती थी। उसने चाय की प्याली लाकर सामने रखी तो भाईजान ने चौंक कर पूछा, अरे ये नौरीन घर के काम क्यों कर रही है? क्यों जनाब, क्या ये आपका अपना ही सिर्फ घर है? नौरीन ने बच्चों की तरह लड़ने वाले अंदाज में कहा और हंसने लगी। मुझे उस लड़की का ख्याल आया जिसे कत्ल करने की कोशिश की गई थी। मैं अस्पताल पहुंच गया और उस लड़की को तलाश करने लगा जिसे रानी के नाम से पुकारा जाता था। अचानक ही एक बिस्तर से मुझे आवाज़ आई, सुनो इधर आओ। एक गहरे सांवले रंग की लड़की तकिए से टेक लगाए बैठी थी और इशारे से मुझे बुला रही थी। मैं उसके बिस्तर के पास पहुंचा तो वो बोली, कौन हो तुम? मेरा नाम सिकंदर है। मैंने तुम्हें बड़ी अम्मा की झोंपड़ी पर बारहा देखा है। तो क्या तुम रानी हो? हाँ मैं रानी हूँ। कैसी हो अब तुम?
मैं अब ठीक हूँ। वैसे मैं 1-2 बार तुम्हारे घर पहले आ चुकी हूँ। तुम मेरे घर क्यों आई थी? कभी कभी जब हमारी झोंपड़ियों में पानी ख़त्म हो जाता था तो मैं तुम्हारे यहाँ से पानी भर कर लाती थी। देखो, अस्पताल वाले मुझे यहाँ से निकालने पर तुले हुए हैं, मगर मैंने उन्हें कह दिया है मर जाऊँगी लेकिन झोंपड़ियों में कभी नहीं जाऊँगी। तो क्या तुम अस्पताल में ही रहोगी? वो भी तो रखने को तैयार नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि वो मुझे दारुल अमान भेज देगा। अगर तुम मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो तो तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। नहीं बाबा, ये कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारी अम्मी को जानती हूँ, फिर भी तुम हमारे घर में नहीं रह सकती। तो फिर मैं दारुल अमान ही चली जाऊँगी, या फिर कोई और तरकीब तुम बताओ मुझे। तुम शेख जी को जानती हो जो मस्जिद के पीछे रहते हैं? उनके ख़ानदान वालों से तुम्हारी दोस्ती है। मुझे पता चला है कि उनका एक लड़का तुम्हें स्कूटर पर बिठाकर घुमाने फिराने भी ले जाता है। ओह, तो तुम इतना कुछ मालूम कर चुके हो मेरे बारे में। खैर, अब जो होगा देखा जाएगा। मैं डॉक्टर से कह दूं कि तुम अपनी झोंपड़ियों में जाने के लिए तैयार हो। बहरहाल मैं वहाँ से सीधा निकला और इंस्पेक्टर से बात करने की कोशिश करने लगा। मेरा उससे राब्ता तो कायम हो गया, लेकिन अभी वो मुझसे मिल नहीं सकता था। मैं घर पहुँचा तो अब्बा जी के अलावा कोई दिखाई नहीं दिया। अब्बा जी कहने लगे, खाना बावर्ची खाने में रखा है, जाकर खा लो। पर अम्मी कहाँ हैं? नौरीन को छोड़ने उसके घर गई हैं। क्यों, खैरियत? हाँ, उसके अब्बू को दिल का दौरा पड़ा है। मैं नमाज़ पढ़ने के बाद वहाँ जाऊँगा। नईमी साहब को दिल का दौरा पड़ा है? हाँ हाँ, बड़ी मुश्किल की बात है। मैंने बावर्ची खाने से खाना खाया और सोचने लगा कि मैं उस लड़की रानी से क्यों मिलने चला गया था। क्या चक्कर है? एकदम मुझे ऐसे लगा कि मेरे कंधों के पास खड़ा कोई बच्चा हंस रहा हो। मैंने जल्दी से पलट कर देखा तो ऐसे लगा जैसे हंसने वाले बच्चे ने अपने मुंह पर हाथ रख के हंसी रोकने की कोशिश की हो। बहरहाल मैंने खाने की ट्रे उठाकर एक तरफ रख दी और इधर उधर देखता हुआ बाहर निकल आया। अब्बू ने मुझसे पूछा क्या मैं नईमी साहब को मिलने जाऊंगा, तो ना जाने क्यों मैंने इनकार कर दिया। मैं अपने कमरे में आके बैठा ही था कि बिजली चली गई। अंधेरे में मोमबत्तियों की मैं तलाश में उठा तो घटाटोप तारीकी फैलते ही कमरे में मौजूद मखलूक के दरमियान हलचल सी मच गई। मैं उन्हें देख नहीं पा रहा था, लेकिन उनकी हरकतों सकनात को महसूस कर रहा था। कुछ साए तो इधर से उधर भागते भागते मेरे जिस्म से भी टकरा रहे थे। बहरहाल मोमबत्ती का बंडल मिल गया, लेकिन माचिस कहीं नहीं मिली। ये सोचकर कि माचिस फजीला के घर से मिल जाएगी, बावर्ची खाने से निकलकर मैंने बाहर का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही घर के सारे साए इस तरह बाहर निकले कि मैं गिरते गिरते बचा। फजीला के घर का फासला ज़्यादा नहीं था, मुझे उस तक पहुंचना नसीब नहीं हुआ। मैं अपने ही गेट पर खड़ा रहा और उन नज़र ना आने वाले सायों को, जो मेरे घर से ही नहीं निकले थे बल्कि गली के हर घर से बाहर आ रहे थे। जिन घरों के दरवाजे बंद थे, साए उनकी दीवारों पर चढ़ गए थे और वो वाज़ेह तौर पर सुनाई ना देने वाली आवाज़ों के साथ इस तरह गली में कूद रहे थे जैसे आंधी के दौरान आम के दरख्तों से आम गिर रहे हों। साए खुशी से उछल रहे थे और उछलते हुए गली के आखिरी कोने पर उस मकान की तरफ जा रहे थे जिसमें तावीज़ गंडा करने वाला मुल्ला बाबा अपनी बूढ़ी और मोटी बीवी के साथ रहते थे। उनके बारे में मशहूर था कि उनके कब्ज़े में कोई जिन है। सुबह से लेकर शाम तक उनके घर में मर्दों और औरतों का तांता बंधा रहता था। जिस ज़माने में मुझे तरशोली की सूरत से डर लगता था, इस दौरान अम्मी जान उनसे मेरे लिए तावीज़ भी लेकर आई थीं और अच्छे खासे पैसे भी उन्हें दिए थे, मगर उनके तावीज़ से मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। और जब उन्हें बताया गया था तो उन्होंने गुस्से से आंखें निकाल कर कहा था कि कोई बहुत ही खौफनाक बला है जिस पर तावीज़ गंडों से काबू नहीं पाया जा सकता। उस बला से निजात के लिए उन्होंने अम्मी से हज़ारों रुपए तलब किए थे जो हम नहीं दे सकते थे। बहरहाल इस वक्त मैं देख रहा था कि गली के घरों से साए निकल निकल कर उनके घर के सामने ही जमा हो रहे थे और बहुत से उनके घर की दीवारों पर चढ़ गए थे। सैलाब सा था जो सायों की सूरत में उनके घर के इर्द गिर्द फैल गया था। फजीला के घर का दरवाज़ा बंद था, लेकिन दरवाजे के नीचे से साए रेंगते हुए और दरवाजे के ऊपर से कूदकर बाहर आ रहे थे और सभी का रुख मुल्ला जी के घर की तरफ था। यूं लग रहा था जैसे यहाँ कोई जश्न मनाया जा रहा हो। फिर अचानक ही बिजली आ गई, घर रोशन हो गया। उसी वक्त गली के सामने एक तेज़ रफ्तार कार आकर रुकी और कार से मुस्कुराता हुआ पुलिस ऑफिसर दुर्राब बरामद हुआ। वो मुझसे ही मिलने आया था। मैं उसे ड्राइंग रूम के बजाय अपने कमरे में ले गया। मुझे अफसोस है कि आपको यहाँ आना पड़ा। सबसे पहले तो ये बताइए कि बड़ी अम्मा को कत्ल करने वाले और रानी को मारने वाले को झोंपड़ी में गिरफ्तार किया गया था या झोंपड़ी से बाहर? क्यों, ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? पहले बस मेरी बात का जवाब दीजिए ना। उन्हें झोंपड़ी के बाहर से ही गिरफ्तार किया गया था। लड़की को कत्ल करने वाला इस खुशफहमी में मुब्तला हो गया था कि लड़की ख़त्म हो गई है, लेकिन दूसरा बड़ी अम्मा के दिल में चाकू उतार कर उसे कत्ल करने में कामयाब हो चुका था।
फिर वो पकड़े कैसे गए? बस 2 अफराद उधर से गुजर रहे थे, उन्होंने ही दौड़कर उन्हें दबोच लिया। थोड़ी सी मारपीट हुई। मारपीट के दौरान उनकी जेब से नोट निकलकर ज़मीन पर बिखर गए। फिर उन्होंने बता दिया कि उन्होंने बूढ़ी अम्मा को मार दिया है। दूसरी जानिब वो लड़की रानी फर्श पर गिरी हुई उखड़ी उखड़ी सांसें ले रही थी। वैसे बड़ी अजीब सी बात थी। वो क्या? यूं लग रहा था जैसे वो मर चुकी हो, लेकिन उसके बाद वो जिंदा हो गई थी। आह, क्या वाकई? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं आपको एक बात बताऊं, रानी मर चुकी है, जिंदा नहीं है। क्या मतलब? वो मर चुकी है, उसे जिंदा समझना बेवकूफ़ी है। और जानते हैं आप कि उसके जिस्म में कौन है? कौन है? तरशोली। क्या बकवास कर रहे हो? ऑफिसर दुराब की आंखें फैल गईं। सच कह रहा हूँ, जो बात मैंने आपको बताई, बड़ी अम्मा नहीं थी, तरशोली थी। आप यकीन कीजिए कि तरशोली को बूढ़ी अम्मा का बदसूरत जिस्म पसंद नहीं था। वो किसी दूसरे जवान और माकूल जिस्म में मुंतकिल होना चाहती थी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह रानी को कत्ल कराया गया है, उसी तरह वो मुझसे नौरीन को कत्ल कराना चाहती थी। उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो मेरी माँ को मार डालेगी। नौरीन कौन है? मेरी क्लास फेलो है। बूढ़ी अम्मा ने तुमसे कहा था कि नौरीन को कत्ल कर दो? नहीं, बूढ़ी अम्मा ने नहीं, तरशोली ने कहा था। उस वक्त वो बूढ़ी अम्मा नहीं बनी थी। क्या बक रहे हो यार, तुमने तो मेरा दिमाग ख़राब करके रख दिया है। मेरी बात तो पूरी सुन लें। रानी अब रानी नहीं है, तरशोली है। मुझे पहले ही शक था, इसलिए मैं उससे मिलने अस्पताल गया। उससे बातें करते ही मैं समझ गया था कि तरशोली उसके जिस्म में आ चुकी है, मगर वो मुझ पर खुद को रानी ही जाहिर करती रही। क्या समझे? यार, या तो तुम खुद पागल हो या मुझे पागल बना रहे हो। देखिए सर, मैं आपसे खुद कह रहा हूँ कि आप उससे मिलिए। उसे शुबा भी नहीं होगा कि आप उससे क्यों मिल रहे हैं, लेकिन आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। मगर मैं भूत प्रेत पर यकीन नहीं रखता। वैसे आपको एक और बात बताऊँ मैं? आज रात हमारी गली में या तो बहुत बड़ा हादसा हो चुका है या होने वाला है। हमारे घर के आखिरी कोने पर एक मुल्ला जी रहते हैं जो तावीज़ गंडे और भूत प्रेत के ख़िलाफ़ काम करते हैं। आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि इस वक्त बेशुमार बुरी रूहें मुल्ला जी के घर के इर्द गिर्द भटक रही हैं। अल्लाह की पनाह, लड़के, तुम्हारा दिमाग वाकई ख़राब हो गया है। इस तरह की किताबें पढ़ते हो जो सामने रखी हुई हैं, तो इसी तरह के इंसान बन जाओगे। मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ कि अपने आप को बचाना चाहते हो तो आइंदा इस तरह की किताबें पढ़ना बंद कर दो। अच्छा, मैं अब चलता हूँ। मैं ऑफिसर के साथ साथ गेट के बाहर तक उन्हें छोड़ने गया। गेट से निकलते ही उसकी नज़र गली के सिरे वाले मकान पर पड़ी। वो वहाँ क्या हो रहा है? यही तो तावीज़ घंटे करने वाले मुल्ला जी का घर है। मैंने भी देखा कि मुल्ला जी के घर के बाहर लोगों का हजूम इकट्ठा है। हम दोनों वहाँ पहुँच गए। क्या बात है, आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? ऑफिसर दुराब ने लोगों से पूछा। मुल्ला जी के घर में डाकू घुस आए थे। मियाँ बीवी को कत्ल करके घर की एक एक चीज़ उठाकर ले गए हैं। सामने वाले घर के किसी शख्स ने मुल्ला जी के घर से ढाटा बांधे हुए लोगों को निकलते देखा तो दूसरे पड़ोसियों को आवाज़ दी। डाकू फरार हो गए हैं। तो तुम लोगों ने पुलिस को इतला दी? सबको फ़ोन कर दिया है जी, पुलिस आती ही होगी। मगर ये वारदात कितनी देर पहले हुई है? कोई 6-7 मिनट पहले। अंदाज़न कितने डाकू थे? घर से बाहर तो 4 ही आए थे। इंस्पेक्टर दुराब ने मेरी तरफ देखा और बोले, तुमने कितने सायों को घर में जाते देखा था? वो तो सैकड़ों थे। क्या तुम्हें मालूम था कि इस घर में रहने वालों को कत्ल कर दिया जाएगा? मुझे क्या पता। तो फिर तुमने ये क्यों कहा कि मोहल्ले के किसी घर में कोई हादसा होने वाला है या हो चुका है? मैंने आपको बताया था इंस्पेक्टर दुराब कि मैंने इतनी बड़ी तादाद में सायों को जमा होते हुए कभी नहीं देखा था। अब क्या महसूस कर रहे हो तुम? अब तो यहाँ बज़ाहिर कोई नहीं है, लेकिन कुछ साए अब भी घूमते फिर रहे हैं। अगर तारीकी हो जाए तो मैं उन्हें और भी आसानी से देख सकता हूँ। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, मुल्ला और उसकी बीवी को भी तरशोली ने ही कत्ल किया है? मैं समझता हूँ कि ये बात नहीं कही जा सकती। बहरहाल मुझे खुशी है कि आपको भी तरशोली के वजूद पर एतबार आ गया है। मैं अभी कोई फ़ैसला नहीं कर सकता लड़के। अच्छा, मैं चलता हूँ अब। तुमसे जल्द मुलाकात होगी। सर, अगर मुनासिब समझें तो मुझे अपने घर का पता दे दें। घर में तो मैं बहुत कम मिलता हूँ, अकेला आदमी हूँ। बहरहाल मैं तुम्हें बताए देता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें वहाँ मिलूँगा नहीं। ये कहता हुआ वो वहाँ से चला गया और मैं कुछ देर के बाद अपने घर वापस आ गया। अम्मी और अबू तकरीबन 12 बजे रात को घर वापस आए। उस वक्त तक गली सुनसान हो चुकी थी। अलबत्ता मुल्ला जी के घर के बाहर 2 कांस्टेबलों की ड्यूटी लगी हुई थी। जब वो घर पहुँचे तो मैंने बेचैनी से पूछा, क्या हाल है नईमी साहिब का? पागल है सारे के सारे, गुर्दे का दर्द था, सब समझे कि दिल का दौरा है।
डॉक्टर ने नींद का इंजेक्शन लगा दिया है। उफ अल्लाह, नौरीन तो बहुत परेशान होगी ना। यहाँ से तो रोती हुई गई थी बेचारी बच्ची, लेकिन जब पता चला कि नईमी साहब को दिल का दौरा नहीं पड़ा है तो ठीक हो गई है। मुझे तो आने ही नहीं दे रही थी, कुछ ज़्यादा ही खुश थी। इतनी खातिर मदारात कर रही थी मेरी कि बता नहीं सकती। वैसे सच्ची बात है कि अब मुझे वो बहुत पसंद आ गई है बच्ची। तुम्हारे भाई के लिए इससे अच्छी लड़की चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। अम्मी के ये अल्फाज दो धारी खंजर की मानित थे जो मेरे सीने को चीरते हुए अंदर तक उतर गए थे। मेरे होशो हवास गुम हो गए। मैं अपने कमरे में आ गया। अम्मी को कैसे बताता कि नौरीन किस तरह मेरे वजूद में रहती है। उन्हें क्या मालूम कि जब वो ये बात सुनेगी तो उसके नाजुक दिल पर क्या क़यामत टूट पड़ेगी। ये बात उसके लिए ज़िंदगी और मौत का मसला बन सकती है। भाईजान को तो वो अपना सगा भाई कहती है। मैं बिस्तर पर लेट गया और तकिए को सीने से लगाकर रोने लगा। रोते हुए उससे बातें किए जा रहा था। तुम नहीं जानती नौरीन, मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। मैंने दिन रात तुम्हारे लिए कितनी दुआएं मांगी हैं। तरशोली जैसी खौफनाक और ख़तरनाक मखलूक से टक्कर ली है। अगर मुझे तुमसे मोहब्बत ना होती तो पता नहीं मैं क्या क्या फ़ायदे हासिल कर सकता था। न जाने क्या क्या सोचते हुए मैं सो गया। सुबह उठा तो स्कूल को चल पड़ा। ऊपरी मंजिल लड़कियों के लिए मखसूस थी। किसी लड़के को ऊपर जाने की इजाज़त नहीं थी, मगर मैं नौरीन को ये बुरी खबर सुनाने के लिए बेचैन था। मैंने क्लासरूम के दरवाजे से लगकर कहा, सर 2 मिनट के लिए नौरीन को बाहर भेज दीजिए। प्रोफेसर आरिफ ने नौरीन को इशारा करके मेरी तरफ भेज दिया। वो बाहर आई तो मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचता हुआ गैलरी में ले गया। अरे अरे, किसी ने देख लिया तो कहेगा तो मुझे भगा कर ले जा रहे हो। दोनों की शामत आ जाएगी। शामत आ चुकी है नौरीन। तुम इस बात पर कितना खुश होगी जब तुम्हें पता चलेगा कि मेरी अम्मी ने तुम्हें घर की बहू कहा है। नौरीन का चेहरा तो खुशी से सुर्ख पड़ गया, लेकिन उन्होंने ये रिश्ता भाईजान से तय किया है। क्या? हाँ नौरीन, और अब तुम्हें थोड़ी सी हिम्मत से काम लेना होगा। मेरी अम्मी जब तुम्हारी अम्मी या अप्पू को ये रिश्ता दें तो तुम साफ साफ कह देना कि तुम्हें ये रिश्ता नापसंद है। नौरीन की आंखें भीग गईं। मैं क्लासरूम में जा रही हूँ। नौरीन, हिम्मत मत हारना, वरना हमारी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। आज ही कुछ ना कुछ कहना। तुम खुद अपनी मर्ज़ी से अपनी अम्मी या अब्बू से बात कर सकती हो। नईमी साहब तालीम याफ्ता आदमी हैं, वो तुम्हारी बात ज़रूर सुनेंगे। नौरीन ने कोई जवाब नहीं दिया और तेज़ तेज़ कदमों से चलती हुई अपनी क्लास में दाखिल हो गई। मैं सख्त परेशान था और सोच रहा था कि देखें आइंदा क्या होगा। फिर जब छुट्टी हुई तो मेरे दिल को एक और झटका लगा। मेरा ख्याल था कि नौरीन के चेहरे पर वो तमाम आसार होंगे जो किसी नाकाम मोहब्बत का नतीजा होते हैं, लेकिन ये देखकर सख्त सदमा हुआ कि वो सहेलियों के साथ हंसती हुई अपनी वैन की जानिब जा रही थी। फिर पे दर पे ऐसे वाक़यात हुए जिनसे मेरी दुनिया अंधेर हो गई। फ़ज़ीला हमारे घर ट्यूशन पढ़ने आती थी। मेरे साथ भाई भी उसकी मदद कर देते थे। एक दिन उसने आते ही कहा, भाईजान कहाँ हैं? वो गए हुए हैं, कब आएंगे मालूम नहीं। कहो तो बैठ जाऊँ। बैठो, क्या बात है फ़ज़ीला? वो असल में नौरीन ने। हाँ, नौरीन ने क्या कहा? उन्होंने कहा था किसी को बताना नहीं। क्या नहीं बताना? अगर मैं आपको बता दूँ तो आप नौरीन बाजी को तो नहीं बताएंगे ना? नहीं बाबा, नहीं बताऊँगा। बताओ तो क्या बात है? स्कूल में उन्होंने रुमाल दिया था और कहा था कि किसी को पता न चलने पाए, चुपके से भाईजान को दे देना। मेरा दिमाग घूम गया। कहाँ है वो रुमाल? उसी वक्त भाईजान अंदर आ गए और उनकी आवाज़ सुनते ही फ़ज़ीला भागती हुई मेरे कमरे से बाहर निकल गई। उसने एक रुमाल अपने लिबास से निकाल कर भाईजान को थमा दिया। भाईजान हंसने लगे। उन्होंने रुमाल को होंठों और आंखों से लगाया, प्यार से फ़ज़ीला के सर पर हाथ फेरा और रुमाल को चूमते हुए बाहर निकल गए। मैं दहशत ज़दा रह गया। मुझ पर यह हकीकत आश्कार हो चुकी थी कि नौरीन ने तोते की तरह आंखें फेर ली हैं। मुझे ठुकरा कर वो भाईजान को पसंद करने लगी है। बहरहाल वक्त कुछ और आगे बढ़ा। मामू की शादी की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं। नौरीन अब बाकायदा यहाँ आती जाती थी। उस दिन भी वो हमारे घर आई तो उसने दुपट्टा कमर से लपेटकर मेरे भाईजान के सारे कमरे की सफाई कर डाली। भाईजान ने उस बारे में पूछा तो अम्मी ने बताया कि ये काम नौरीन ने किया है। भाईजान ने शर्माते और मुस्कुराते हुए नौरीन को देखा तो वो बोली, कमरा बहुत गंदा था आपका, आप इस तरह कागज़ ना फैलाया करें, और अगर मैं दोबारा फैला दूँ तो फिर मैं फिर साफ़ कर दूँगी। फिर नौरीन भाईजान की खिदमत में लग गई और मैं भरी भरी आंखों से उसे देखता रह गया। पहली बार एहसास हुआ था कि औरत वाकई बेवफा होती है। ये मालूम होते ही कि उसके और हमारे घर वाले उसका और भाईजान का रिश्ता तय कर रहे हैं, नौरीन ने मुझे फरामोश कर दिया। उसकी अम्मी और मेरी अम्मी ड्राइंग रूम में बैठी बातें कर रही थीं। भाईजान किताबें लेकर बाहर जा चुके थे। नौरीन भाईजान के कमरे में ही उनके पलंग पर लेट गई।
مجھے جب پتہ چلا تو میں اٹھ کر وہاں پہنچ گیا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی اٹھ گئی۔ پشیمانی نام کی کوئی چیز اس کے چہرے پر نہیں تھی، بلکہ وہ مسکرا رہی تھی۔ اچانک ہی اس نے کہا، جناب عالی، آپ کو پتہ ہے کہ میرا اور آپ کا کیا رشتہ قائم ہو گیا ہے؟ نورین، مجھے تم سے اس بے وفائی کی امید نہیں تھی۔ وہ سنجیدہ ہو گئی، میرے نزدیک آئی اور پیار سے بولی، تم ان باتوں کو نہیں سمجھ سکو گے، ابھی بچے ہو۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی۔ بہرحال چھوٹے ماموں کی شادی تک یہ بات اچھی طرح پتہ چل گئی کہ نورین، جو میری ہم عمر تھی، میرے ساتھ پڑھتی تھی، اچانک مجھے اپنے آپ سے بہت چھوٹا سمجھنے لگی تھی۔ میرے لیے بھی اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ میں بھی خاموش ہو جاؤں۔ بہرحال امی جان کی اس سے خوب دوستی چل رہی تھی، میں سب کچھ بھول گیا تھا۔ ترشولی کو، اپنی بہن کی موت کو، پولیس افسر کو، بس میرے ذہن میں نورین کی بے وفائی ہی رہتی تھی۔ میں بڑی سے بڑی قربانی دے کر بھی اسے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ چھوٹے ماموں کے ولیمے کی رات کو شادی ہال میں نے جب نورین اور بھائی جان کو ہنس ہنس کر باتیں کرتے ہوئے دیکھا تو غصے سے کھولتا ہوا گھر واپس آ گیا۔ نورین کی جدائی مجھے گوارا نہیں تھی۔ ساری دنیا کی مخالفت کے باوجود میں اس کی محبت کو حاصل کرنا چاہتا تھا، اور ایک ترکیب میری سمجھ میں آ گئی۔ اگر میں نے پہلے ہی ترشولی کی بات مان لی ہوتی تو یہ نوبت کیوں آتی؟ ترشولی مجھے چاہتی تھی اور میں نورین کو چاہتا تھا۔ نورین کے جسم میں منتقل ہو کر اسے اس کا پیار اور مجھے میرا پیار مل سکتا تھا۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ ترشولی اس لڑکی کے جسم میں موجود ہے، اور مجھے صرف اتنا کرنا ہے کہ میں اس لڑکی کے پاس جاؤں اور اس سے کہوں کہ میں نے نورین کا بدن اس کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ چنانچہ دوسرے دن میں اس منصوبے کے تحت اس لڑکی کی تلاش میں نکلا جس کا نام رانی تھا۔ اس کی تھوڑی بہت تفصیلات مجھے معلوم ہو چکی تھیں۔ میں نے جس جگہ اس سے تلاش کرنے کی کوشش کی، وہاں کے لوگ تو میرے ہی سر پڑ گئے۔ ایک شخص سے میں نے رانی کے بارے میں معلومات حاصل کی تو وہ ایک دم بگڑ گیا۔ ہمیں کیا معلوم، بھاڑ میں گئی کمبخت ماری، محلے کے لیے عذاب بن گئی تھی، بڑی لے دے ہو رہی ہے اس کے لیے۔ بس آوارہ لڑکی تھی، ہمیں مصیبت میں ڈال گئی۔ مگر تم کون ہو؟ وہ بس بابا جی، میں تو تھوڑے ہی فاصلے پر رہتا ہوں، سکندر ہے میرا نام، رانی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے آیا تھا۔ دیکھو، اگر زندگی چاہتے ہو تو اسے تلاش مت کرو، پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے، میرے خیال میں تو کوئی بڑا ہی چکر چلا ہے۔ مجھے کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملا تھا۔ مجھے اپنے دوست کی یاد آئی جس کا نام آفیسر دراب تھا۔ میں نے دراب صاحب کو تھانے فون کیا تو دوسری طرف سے جواب ملا، سوری، وہ یہاں نہیں ہے۔ غرض یہ کہ بڑی مشکل ہو گئی۔ میں نے جگہ جگہ اسے تلاش کیا لیکن کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ پھر میں نے رانی کے گھر کا چکر لگایا۔ میں نے اس کے باپ سے کہا، میں آپ سے ایک ضروری بات کر سکتا ہوں؟ کیوں، کیا بات ہے بھائی؟ اصل میں مجھے میری ماں نے رانی کا پتہ معلوم کرنے بھیجا ہے۔ ماں نے بھیجا ہے کہ تم خود اس کمینی کا پتہ کرنے آئے ہو؟ نہیں، میری ماں نے ہی مجھے بھیجا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسے جہنم میں جا کر تلاش کر لو، وہیں پر ملے گی، رانی کے باپ نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ بہرحال میں ہر جگہ سے مایوس ہو گیا۔